नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम शोध शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शोध के उद्देश्यों को हम जानेंगे और समझेंगे कि शोध का उद्देश्य क्या है और शोध जो है वो किस प्रकार से किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। इस विषय पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है और उस उद्देश्य को हमें आज की इस कक्षा में जानना है कि शोध का उद्देश्य क्या है। शोध के उद्देश्य के लिए हम अगर देखते हैं तो क्योंकि शोध की जो प्रकृति है, अनुसंधान की जो प्रकृति है, वो वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होती है और शोध मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति का होता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से हम प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। अनुसंधान अपनी प्रकृति में नवीनता को प्रदर्शित करता है और प्राचीन तथ्यों, सिद्धांतों में विधि में परिवर्तन कर नए तथ्यों और विधि और वस्तु की खोज करता है। शोध का उद्देश्य किसी भी प्रकार का शोध अनुसंधान किसी भी लक्ष्य का अनुगामी होता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि कोई भी अनुसंधान लक्ष्य या उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। जैसे ही किसी अनुसंधान की पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है, उसी समय उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। अनुसंधान के कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में हम अगर देखते हैं तो नवीन तथ्यों की खोज करना, तथ्यों का वर्गीकरण, नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की जांच तथा पुनः मूल्यांकन करना, फिर नवीन ज्ञान का विकास करना। तो नवीन तथ्यों की खोज करना इसका मुख्य मूलभूत उद्देश्य है और नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों का क्या करना, पुराने जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच और उनका मूल्यांकन करना शोध का उद्देश्य होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आज हम शोध के उद्देश्यों को समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नवीन ज्ञान का विकास, जो पुराना ज्ञान है, पुरानी जो खोज है, उस खोज को नए स्तर तक ले जाना और नवीन ज्ञान का विकास करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करके समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ये अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होते हैं। किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा किसी घटना के साथ सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना, है ना? अनुसंधान हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों, सिद्धांतों का विकास, क्या करना, सिद्धांतों का विकास करना और सामान्यतः अनुसंधान के अनुसंधान के उद्देश्य जो है, तो ये अनुसंधान की हमने सामान्य उद्देश्य जाने। अब हम इसको विशेष प्रकार से जानते हैं, इसे हम 4 प्रकार से इसे हम बांट सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अनुसंधान के उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो अनुसंधान के उद्देश्यों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि सैद्धांतिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य, तथ्यात्मक उद्देश्य, सैद्धांतिक, सत्यात्मक, तथ्यात्मक
और व्यवहारिक उद्देश्य। ये 4 उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों में हम रिसर्च के उस ऑब्जेक्ट्स को, उनके उद्देश्य को हम बांट सकते। सैद्धांतिक उद्देश्यों में हम इसे बांट सकते हैं, इसमें सैद्धांतिक उद्देश्यों। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ठीक है ना? सैद्धांतिक उद्देश्यों में हम इसे बांट सकते हैं, ठीक है ना? अब हम देखें सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है। तो सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तथा यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं। वास्तविकता का ज्ञान होता है, सूक्ष्म भाव लोक व्यवस्थित कर का होता है, सूक्ष्मता का लोक। अब देखिएगा कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से सैद्धांतिक उद्देश्य जो है, नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, वास्तविकता का ज्ञान इससे होता है। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम अगर देखें तो मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले, अब इसको हम सामाजिक अनुसंधान के साथ इसको घटित करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में ये किस प्रकार से घटित होगा। तो मुख्य रूप से हम देखें कि सामाजिक अनुसंधान, जैसे इसमें पॉलिटिकल साइंस से जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनको सैद्धांतिक उद्देश्यों में, जो सोशियोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं, तो उन सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करना एक ये सैद्धांतिक उद्देश्य है। सामाजिक अनुसंधान का जो सैद्धांतिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना होता है। प्रत्येक सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का सामाजिक संस्थान के अंतर्गत कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य होता है, चाहे उस कार्य से सामाजिक संरचना व व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा। विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में उनके द्वारा किए जाने वाले पृथक पृथक इकाइयों के आधार पर प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य में जो दूसरी बात है वो है ज्ञान की वृद्धि। इसकी वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि। तो सामाजिक अनुसंधान कहे या अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्यों में सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों एवं समस्याओं के विषय में ही नहीं, अपितु पुराने तथ्यों के विषय में भी ज्ञान की प्राप्ति कराना होता है। नवीन तथ्यों के विषय में अनुसंधान कर पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा की जाती है। तो ये उद्देश्य है। फिर अब इसको देखें हम, ज्ञान की वृद्धि आप कैसे संभव है। तो ज्ञान की वृद्धि आप किस प्रकार से संभव कर पाएंगे। तो ज्ञान की वृद्धि के लिए, चाहे वह साहित्यिक शोध हो, किसी लेखक के ऊपर जो शोध किया गया है, उन लेखक की विषय सामग्री को हम किस प्रकार से शोधात्मक बना सकते हैं, ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका किसी राइटर पर आधारित शोध है, किसी एक कला पर आधारित शोध है, या किसी एक राज्य पर आधारित शोध है, तो इस पे हम कर क्या सकते हैं कि जैसे कि आपने एक पक्ष के बारे में सुना या जाना,
किसी लेखक के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आपने उनके किसी एक पक्ष का साहित्यिक शोध में मान के चलो काव्य शास्त्रीय शोध किया, तो काव्य शास्त्रीय शोध में हम अगर देखते हैं तो काव्य शास्त्रीय शोध जो है, उस शोध में जब हम बात करते हैं कि काव्यात्मकता के साथ साथ जब हम उसके कला पक्ष और भाव पक्ष के बारे में चर्चा करें, रस है, छंद है, अलंकार है, शब्द शक्तियां हैं, भाषा शैली है, यहां तक का शोध किसी ने कर रखा था। अब इसको हम दार्शनिक ताना बाना पहना सकते हैं। जो तथ्य उन्होंने काव्य शास्त्रीय शोध में किए थे, उन तथ्यों के बारे में हमें और डीप टू डीप, गहराई से गहराई तक और जाना है। पुराने तथ्यों का पुनरीक्षण करना, जो पुराने तथ्य हैं उनका निरीक्षण करना और नवीन तथ्यों की खोज करना। क्या नवीन तथ्यों की खोज कैसे होगी? जब आपने साहित्य शास्त्रीय शोध किया, किसी काव्य के बारे में रस, छंद, अलंकार, भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली, वर्णन शक्ति, शब्द शक्तियां, इन सब के बारे में आपने लिखा जाना था, पढ़ा था। अब देखिए आप रस गंगाधर, उन्होंने इसे काव्य प्रकाश के आधार पर छंद के लक्षण किए। बाघभट्ट के द्वारा लिखित बाघभट्ट अलंकार आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर हमने रिसर्च की। अब हम देखते हैं कि इसको हम दूसरा ताना बाना पहना सकते। उसी शोध को, जो पुराने तथ्य थे, पुरानी परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं को हम नए आचार्य से तुलना कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि बाघभट्ट के अलंकार शास्त्र से हमने उनके अलंकार के लक्षण को जाना, अलंकार शास्त्र के माध्यम से हमने उनके अलंकार के लक्षण का परीक्षण किया, क्या वो इस फ्रेम में बैठता है या नहीं। अथवा हमने ओज गुण, माधुर्य गुण आदि गुणों का परीक्षण किया, क्या वो इसमें फिट होता है या नहीं, ये परीक्षण करना हो गया। अगर हम किसी कला पर काम कर रहे हैं तो जो जो आर्ट है, उस आर्ट का अभी जैसे कि मध्य प्रदेश के स्तर पर कार्य किया, या किसी स्टेट या किसी राज्य के आधार पर, किसी राज्य के जिले के आधार पर हमने कार्य किया, ये तथ्य थे। मान के चलो कि हमने अशोकनगर, गुना जिले अथवा बिहार के किसी एक जिले पर हमने, या दमोह के किसी एक जनपद के का हमने सर्वे किया कि इसके मतलब दमोह जिले के संदर्भ में संस्कृत विद्वानों का संस्कृति को अवदान, दमोह जिले के विशेष संदर्भ, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हमने कार्य कर लिया। अभी हमने दमोह जिले पर कार्य किया था, अब इस टॉपिक को हम बढ़ा दें, 2-3 जिले ले लें तो 2-3 जिले लेने पर आपका डेटा बढ़ेगा, वहां के तथ्य आप कलेक्ट कर पाएंगे, तथ्यों का पुनरीक्षण कर पाएंगे और कुछ नए तथ्य आपके सामने आएंगे। तो इन सब के साथ जब हम ज्ञान में वृद्धि ही होगी, ज्ञान में ह्रास नहीं होगा। ज्ञान की वृद्धि के लिए आपने मान लो दिव्यांग बच्चों की बुद्धि बौद्धिक स्तर पर कार्य किया, उनके शैक्षणिक स्तर पर कार्य किया, अथवा अनुपस्थिति पर कार्य किया, या विद्यार्थियों की माध्यमिक स्तर का और उच्च माध्यमिक स्तर के दोनों क्लास के बच्चों का आपने सर्वे किया, उनके बौद्धिक स्तर पर, उनके रहन सहन पर, उनकी पारिवारिक स्थिति पर, ऐसी प्रश्नावलियां हमने बनाई। तो उन सब प्रश्नावलियों के उत्तर में आपका क्या एनालिसिस होता है, क्या डेटा आता है, तो वो आपकी ज्ञान वृद्धि में ही कारक होगा। इसलिए सैद्धांतिक जो उद्देश्य है
वो ज्ञान वृद्धि के लिए है और समाज के स्वाभाविक नियमों का भी हमें पता चलता है, क्योंकि हमें वहां की मान्यताएं, वहां की परंपराओं का हमें ज्ञान होगा, वहां के साहित्य का हमें ज्ञान होगा और उस क्षेत्र में आपने जिस कवि के बारे में, जिस राइटर के बारे में लिखा है या लिख रहे हैं, किसी पुस्तक विशेष के बारे में लिख रहे हैं, तो उस पुस्तक विशेष का प्रभाव उस क्षेत्र में कितना है। कबीरदास पर काम कर रहे हैं अथवा तुलसीदास पर काम कर रहे हैं अथवा किसी राजनीतिक महापुरुष के बारे में लिख रहे हैं, तो या हिंदी साहित्य में आप काम कर रहे हैं, कलाओं पर आप काम कर रहे हैं अथवा आप इकोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं, तो इन सब में ज्ञान की वृद्धि ही होगी, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो अथवा भौगोलिक हो अथवा साहित्यिक ही हो अथवा वह सांस्कृतिक हो या फिर वह आपका जो अध्ययन है वह अध्ययन आपका राजनीतिक अथवा योग से संबंधित हो, तो आपका जो विषय है उस विषय में आपको शायद सैद्धांतिक उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला जो व्याख्यात्मक प्रकृति है उसमें आपको उसकी व्याख्या का ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक जो बातें हैं उन मूल सिद्धांतों के बारे में आपको पता लगाना है। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि ग्रंथ की प्रकृति क्या है, आप जिस पर कार्य कर रहे हैं उस ग्रंथ की प्रकृति क्या है, उस ग्रंथ की प्रकृति का आपको ध्यान रखना होगा, तब कहीं जाकर के आप सैद्धांतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि अंजलि जी, आपका टॉपिक क्या है या आपने क्या टॉपिक सोच रखा है? अंजलि जी, ऋषिका, हाँ जी सर। अंजलि आपका टॉपिक क्या है? सर हमारा टॉपिक अजीत सागर जी के ग्रंथ पे है। अभी हमने अपना वहां से किसका? साहित्य मंगा लिया है अजीत सागर जी के, उस पर अभी मुनि हम। श्री अजित सागर जी, ठीक है। हाँ, मैंने ग्रंथ मंगा लिया है सर। एक्चुअली अभी मैं बाहर थी तो अभी मैं कल पिकअप करूंगी। ओके ओके, आपका टॉपिक बस पूछा मैंने, वो बताइए। हाँ, ऋषिका, अभी देखिए जैसे आप कार्य कर रहे हैं उस टॉपिक पर, अब उसको आप सैद्धांतिक ताना बाना कैसे पहनाएंगे? इसके लिए आप सबसे पहले जो उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है उन ग्रंथों का परिचय आप कर लिखेंगे, उनका परिचय आप पूरा तैयार करके रखें और उनके सिद्धांतों में, उनके जो सिद्धांत थे उन मूलभूत सिद्धांतों को आपको निकालना है कि ये गद्य प्रकृति का है कि पद्य प्रकृति का है, या गद्य और पद्य दोनों प्रकृतियों का है, या नाटक है या प्रहसन है या प्रवचन है या उपदेश है। ये क्लासिफिकेशन आपको करना पड़े, तब कहीं जाकर के हम उस विषय के सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब हमें विषय का ज्ञान ही नहीं होगा कि ये गद्य है कि पद्य है कि काव्य है महाकाव्य है, उनमें जो इंटर क्लासिफिकेशन है उसको भी हमें जानना पड़ेगा। जब तक हम उनके अंतः वर्गीकरण को नहीं समझेंगे, मुख्य वर्गीकरण तो समझ लिया, अब पद्य है तो पद्य में क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, एक गद्य है तो गद्य में आपको भी भेद करना पड़ेंगे। पद्यानुवाद है तो पद्य में पद्यानुवाद की कृतियों को आपको अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो तब कहीं जाकर के हम उनके मूलभूत सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको करना है। तो सैद्धांतिक उद्देश्य है
और मुख्य बात मैं आपको बताऊं, आप जितने ग्रंथों पर कार्य कर रहे हैं उन ग्रंथों में ग्रंथ का नाम ABCD क्रम से जमाइएगा। पहले आप क्लासिफिकेशन कर लें, गद्य वाला लाइन अलग, पद्य वाली को अलग, और दोनों मिक्स हैं, नाटक है, प्रेषण, उनको अलग रख लीजिए। उनमें ABCD क्रम से कृतियों को रखिए, ठीक है ना। या तो आप सबसे बेस्ट कृतिकार के नाम से, ठीक है ना, एक एक कृतियों को आप क्लासिफाई कर लें ABCD क्रम से, तो ये तय हो जाएगा कि कितने नाटक हैं, कितने गद्य हैं, कितने पद्य हैं, और कितने उनके संस्मरण हैं। तो ये सब आपको क्लासिफाई करना है। इतना वर्कआउट करके रख लेंगे तो आपको सारा सिद्धांत पता चल जाएगा और नवीन ज्ञान में वृद्धि होगी। आपका जो पुराना ज्ञान है, क्योंकि आपने पुराने ज्ञान में तो ये जाना है कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ये विभाजन हमने समझा है, लेकिन उनका जो अंतः विभाजन है, उस विभाजन को समझ करके विवेक का प्रयोग करते हुए जब हम कार्य करते हैं तो निश्चिततः हमारे लिए नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। जिसके टॉपिक नए नए हैं उनको उन पर तैयारी अवश्य ही करना है, क्योंकि जब तक आप उनकी तैयारी नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं। इसमें सबसे पहले राइटर का नाम लिखें, पहले ग्रंथ का नाम, फिर ग्रंथकार का नाम, उसके बाद कहां से प्रकाशित है ये कृति, कहां से प्रकाशित है और किस वर्ष में प्रकाशित है, ये एक लिस्टिंग हमें करना होगी। तब कहीं जा करके हम सैद्धांतिक उद्देश्य को परिपूर्ण करने वाला हम कार्य कर पाएंगे। मुख्य बात यह है कि सैद्धांतिक हम कैसे उद्देश्यों को लाएं। सैद्धांतिक उद्देश्यों की परिपूर्ति करने के लिए जब तक आप, जैसे कि किसान को जब तक अपना खेत पता नहीं होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कितना बीज देना है, कितना पानी देना है, कहाँ खरपतवार लगी हुई है, कहाँ सफाई करना है। तो जब तक हम उस पूरे खेत को नहीं देखेंगे, उस शोध के क्षेत्र को नहीं देखेंगे, तब तक आप सैद्धांतिक शोध के शोधार्थी सैद्धांतिक उद्देश्य की परिपूर्ति करने वाले शोध को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें मूलतः सैद्धांतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, क्योंकि इससे अप्रत्याशित परिस्थिति का पैदा होना, जैसे कई बार हमारे सामने अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा होंगी, कुछ घटनाओं को व्यक्ति नहीं जानता, उन विषयों को नहीं जानता, उनके जीवन से जुड़ी हुई, तो या तो हम स्वयं राइटर से जाकर के मिल लें। उनके जैसे होता क्या है, पुस्तकों में, ग्रंथों में जितना उनका परिचय दिया होता है वो तो है, लेकिन अगर राइटर जीवित है, राइटर हमारे सामने है, तो एथेंटिक जानकारी, उनके जीवन से कई जुड़े रहस्य उन्हें ही पता होंगे। तो अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा होने पर एक अप्रत्याशित ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तब सिद्धांत की प्राप्ति होगी। नवीन पद्धतियों की खोज, सैद्धांतिक उद्देश्य से परिपूर्ण शोध जो होता है वो नवीन पद्धतियों की खोज में लगा रहता है कि हम किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से कार्य करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम नवीन ग्रंथों को देखते हैं, नवीन घटनाओं को देखते हैं, नए नए राइटर्स को पढ़ते हैं और अन्य उससे जुड़े हुए कुछ ग्रंथों को हम जब पढ़ते हैं, तो उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें क्या होता है, उन ग्रंथों को पढ़ने से हमें अपने दिमाग में, बुद्धि में, विवेक में कुछ ज्ञान पढ़ने लग जाता है और आपकी बुद्धि, शोधार्थी की बुद्धि क्या होती है, वो दौड़ जाती है और वो कार्य करने में सक्षम हो जाती है, दक्ष हो जाती है। तो क्या करता है, उसे नवीन पद्धति का पता चलता है। जैसे आप कई बार भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते बनाते
कई पद्धतियां तो जो डिश आप पे नहीं बनती है, लेकिन कुछ काम करते करते चलाते चलाते आपको एक नई डिश आप सीख जाते हैं। क्यों? या तो देख करके सीखेंगे या करके सीखेंगे या सीख करके करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो या तो सीख करके करो या करके सीखो या देख करके सीखो या सुन करके सीखो। ये सीखने की कई पद्धतियां हैं। तो हो सकता है जब हम नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं शोध में, तो अगर हमारे बीच में हमारे राइटर हैं तो उनसे हम व्यक्तिगत संपर्क करें, और जो आपके निर्देशक हैं उन निर्देशक से सतत संपर्क में रहे, जिससे आप उनको बता सकें कि मैंने ये कार्य कर लिया है। उनसे रोड मैप लें कि हमें ऐसा ऐसा कार्य हमने कर लिया है। तो नवीन पद्धतियों की खोज करना शोधार्थी का एक उद्देश्य होता है। और अनुसंधान की कुछ प्राचीन पद्धतियां तो हैं ही, लेकिन जब हम बार बार सतत अभ्यास करते हैं तो नवीन पद्धतियों की खोज और जब नई पद्धति आती है तो नए सिद्धांत आते हैं और सैद्धांतिक उद्देश्यों की परिपूर्ति भी हो जाती है। अब अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव बना रहता है। एक शोधार्थी के अंदर जो अज्ञात विषय है उसके प्रति जब हम जिज्ञासा का भाव रखते हैं, तो क्योंकि जिज्ञासा मानव मस्तिष्क का मौलिक गुण है। जहां पर लिखा हो कि यहां निषेध है, क्या लिखा हो यहां निषेध है, तो व्यक्ति वहां क्या करेगा, जिज्ञासा कर लेगा, आखिर यहां निषेध क्यों लिखा है, वहां जाने की चेष्टा करेगा। तो ये मानवीय गुण है तथा मनुष्य पर्यावरण की खोज के लिए बहुत ही चालाक शक्ति है। ये बहुत जल्दी दिमाग जल जाता है। तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा नए सिद्धांत को जन्म देती है और सैद्धांतिक उद्देश्य की परिपूर्ति भी करती है। अब हम देखते हैं कार्य और कारण संबंधों को जानने की इच्छा। कार्य और कारण संबंधों को जानने की इच्छा कैसे होती है कि कार्य कारण संबंध को जानने की इच्छा किसी भी अन्य वैज्ञानिक प्रयास जिस पर कि मानव शक्तियों का उपयोग हुआ हो से अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक समाज में कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान होती हैं, शोध में कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान होती हैं, जिनसे व्यक्ति संबंधित रहता है। इन समस्याओं को हल करने हेतु व्यक्ति उन समस्याओं के कारणों तक पहुंचता है, उनकी प्रकृति को जानना चाहता है। यही कारण है कि यह अनुसंधान का प्रेरक तत्व है। ये अनुसंधान के प्रेरक तत्व भी है और अनुसंधान के औद्देशिक तत्व भी है। तो जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, उन सैद्धांतिक उद्देश्यों में एक अप्रत्याशित परिस्थिति का पैदा होना, नवीन पद्धतियों की खोज करना, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा रखना और कार्य कारण संबंधों का ज्ञान करना। जब तक एक सिद्धांतवादी व्यक्ति कार्य कारण की खोज नहीं कर लेता है तब तक वह मानता नहीं है। ये सामाजिक शोध है। सामाजिक शोध के लिए कार्य कारण संबंधों का होना अनिवार्य है। जब तक वह कार्य कारण संबंधों को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक वह शोध के सैद्धांतिक महत्व को नहीं जान सकता। सिद्धांत क्या है मूलतः? अगर आप भाषाई शोध कर रहे हैं तो आपको भाषागत सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य है। आप अगर लाक्षणिक शोध कर रहे हैं अथवा आप काव्य शास्त्रीय शोध कर रहे हैं तो आपको काव्य शास्त्रीय, दार्शनिक शोध कर रहे हैं तो दार्शनिक तत्वों का ज्ञान। अगर आप सर्वे वाला शोध कर रहे हैं तो जो सर्वेक्षण संबंधित शोध है, सामाजिक अनुसंधान है, उस अनुसंधान से संबंधित तत्वों का ज्ञान हो कि इनका डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है,
तथ्यों का संकलन कैसे किया जाता है, इस बात पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात का चिंतन करने के लिए आपके लिए क्या करना होगा कि मूलतः उन सिद्धांतों के बारे में जानना होगा जो सिद्धांत हैं। और अगर आप सिद्धांतों को नहीं जान पा रहे हैं तो आप सैद्धांतिक उद्देश्य की परिपूर्ति करने वाले तथ्यों को, शोध को नहीं जान पाएंगे। अगर आप वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो आपको वैज्ञानिक शोध की विधि पता होना चाहिए, वैज्ञानिक शोध की पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए और उनके उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आप सर्वप्रथम क्या करें, शोधार्थी का मुख्य लक्षण ये है कि जिस सिद्धांत पर वो काम कर रहा है उन सिद्धांतों का ए से लेकर जेड तक, प्रथम बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक उसे ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रथमतः वह सिद्धांतों की तैयारी करे। अगर आपको आपसे के विषय से संबंधित सिद्धांतों का पता है पहले से, तो वो तो देखना ही है, साथ में नवीन सिद्धांतों की स्थापना करना है। पुराने सिद्धांतों की उपस्थापना करते हुए नवीन सिद्धांतों की ओर बढ़ना है, नवीन खोज की ओर बढ़ना है, नवीन ज्ञान की ओर बढ़ना है। यही सैद्धांतिक उद्देश्य है। और सैद्धांतिक उद्देश्यों की प्राप्ति आपको करना है तो निश्चित आपको उनके सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना मैं मानता हूं कि पर्याप्त है। अगर विषय क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें, देखिए प्रतिनिधित्व की संभावना, ठीक है ना। अब इनके जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं और जो मैंने आपको प्रकृति बतलाई थी, क्योंकि देखो अनुसंधान की भी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं और उनकी उपयोगिता भी होती है। अगर आपको सैद्धांतिक उद्देश्यों का ज्ञान है तो सबसे पहले अगर सामाजिक अनुसंधान आप कर रहे हैं तो सामाजिक अनुसंधान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अनुसंधान की प्रकृति को समझना है कि किस प्रकृति का अनुसंधान है। अगर आपको अनुसंधान की प्रकृति का ज्ञान हो गया, जैसे कि एक डॉक्टर को अगर रोग की प्रकृति पता चल जाए, रोग के लक्षण पता चल जाए, तो वह रोग का निदान कर देता है। जब हमें रोग के लक्षण ही पता नहीं होंगे तो हम रोग पर कार्य कैसे करेंगे। इसीलिए सर्वप्रथम शोधार्थी को चाहिए है कि जो शोध का विषय है उस शोध की प्रकृति को समझे, तब वह अपनी शोध की प्रकृति के आधार पर शोध का प्रारूप अर्थात सिनॉप्सिस तैयार करेगा, शोध साहित्य की समीक्षा करेगा, तब उसकी सिनॉप्सिस तैयार होगी, रोड मैप तैयार कर पाएगा। तो अगर मान के चलो हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान, तो सामाजिक अनुसंधान के जो सिद्धांतों को समझेगा वो उसकी उपयोगिता को भी समझे। कैसे, देखिए ये जो कुछ बिंदु है वो इंटरकनेक्ट है, इस बात को आपको जानना, ठीक है। समाज सुधार में सहायता होगी सर्वप्रथम, जैसे सामाजिक शोध है से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग समाज सुधारक और प्रशासक करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखें कि इससे
सामाजिक सुधार एवं प्रशासन के संचालन में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ प्रथाओं पर पहले कार्य हुआ, कुछ नवीन प्रथाओं ने जन्म लिया। प्राचीन काल की कुछ प्रथाएं थी, अब वर्तमान काल की कुछ प्रथाएं और बन गई। तो समाज सुधार जो होता है वह क्रमबद्ध होता है, निरंतरता के साथ होता है। समाज सुधार एक दिन में नहीं होता। आप सामाजिक आंदोलनों को देख लीजिएगा कि सामाजिक आंदोलन, चलो मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात करता हूं। 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे नाम के महान व्यक्तित्व ने स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान किया। फिर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद 1897 से आंदोलन होते 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 1947 में भारत देश गुलामी से आजाद हुआ। अब आप सोचिए कि आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सुधार कब आया, 1947 में। 1857 में प्रारंभ होते होते कितने दशक निकल गए। इन दशकों में देखिए, दशक निकल गए, शतक निकल गए, तब कहीं जाकर के समाज सुधार हुआ। कुछ कुप्रथाओं पर भी कार्य हुए, आंदोलन हुए, उन पर कानून बनाए गए। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना। इनमें सततता से, निरंतरता के साथ कार्य होता रहा है। इसलिए ये जो सैद्धांतिक होते हैं, सिद्धांत के पक्के होते हैं, वह कार्य में लगे रहते हैं, खोज करते रहते हैं। उन्हें समाज की अन्य बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें ना यश से मतलब है, ना कीर्ति से मतलब है। उन्हें केवल और केवल अपने कार्य से मतलब है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य, वह सब कार्य सामाजिकता के साथ संबंध, भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। अगर शोध सैद्धांतिक हो, कैसा हो, सैद्धांतिक हो, तो भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। जैसे कि अगर हम भौगोलिक शोध कर रहे हैं, वातावरण पर, पर्यावरण पर शोध कर रहे हैं, तो आने वाली घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी, एक वर्ष से तो पंचांग का निर्माण होता है, तो पंचांग के निर्माण करते ही समय आगे आने वाले या होने वाले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी हो जाती है। तो पंचांग का जो निर्माण है, उस निर्माण के प्रथम बिंदु से लेकर जब अंतिम बिंदु तक पूरा कार्य करता है, शोध करता है, गणित गणना करता है, आकलन करता है, तब उन संख्याओं का गुणा भाग करता है, तब कहीं जाकर के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति का पता लगा पाते, उससे वह निकाल पाते। खगोलीय, खगोल शास्त्र की बात करो या भूगोल शास्त्र की बात कहो या फिर ज्योतिष की या वास्तु की बात करो, तो ये अगर ये वास्तु शास्त्रीय शोध है, ज्योतिष शास्त्रीय शोध है, भौगोलिक शोध है अथवा खगोलीय शोध है, तो भविष्यवाणी करने की, करने में सहायता मिल जाती है। क्यों? इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी पता चलता है और उन समस्याओं का निदान करने के लिए भी प्रयास प्रारंभ हो जाता है। अज्ञानता का नाश, अज्ञानता का नाश होता है अनुसंधान करने से। जब हमें समस्याओं का पता चला, तो समस्याओं का निदान भी हमें मिलेगा। अब जब निदान मिलेगा, तो निश्चित है जो हमारी अज्ञानता थी, उस अज्ञानता का लोप हो गया और हमें ज्ञान प्रकट हो गया। कई बार जब हमें कुछ विषयों के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ डेटा के बारे में, शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में पता नहीं होता, कोई अभिलेख नया मिल जाता है, तो उस अभिलेख के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये शोध कितना पुराना था, उसकी, उस पर भी शोध किया जा सकता है।
जैसे अभिलेख शास्त्री है, जैसे कि कहना चाहिए पांडुलिपियां मिली हमें, तो उन पांडुलिपियों को पढ़ने से कुछ नए तथ्य में पता चला। जैसे हाले कन्नड़ में इतनी पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों के माध्यम से हम ऐसे ऐसे तथ्यों का पता लगा सकते हैं जो उनकी हाले कन्नड़ भाषा को जानते हैं, और उन पांडुलिपियों को पढ़ करके जो ज्ञान दबा हुआ है, उस दबे हुए ज्ञान के बारे में पता चल जाएगा। कुछ तथ्य हमें पता चल जाएंगे, चाहे खगोल से जुड़े हों, दर्शन से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, अथवा किसी के परिचय से, किसी व्यक्ति से जुड़े हों। तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उस भाषा को नहीं जानेंगे। तो शोधार्थी के लिए उस सिद्धांत का ज्ञान होगा, हाले कन्नड़ लैंग्वेज का पता होगा, उसके सिद्धांतों का पता होगा, उसकी शब्दावली पता होगी, उसके अक्षर पता होंगे, शब्द और अर्थ पता होंगे, तब वह उस भाषा के शिलालेखों के बारे में कुछ कह पाएगा। जब अज्ञानता का नाश होगा तो निश्चित है ज्ञान की प्राप्ति अवश्य देगी, क्योंकि निश्चित है अज्ञानता का नाश होने पर ज्ञान प्रकट होगा। ये सहज सी ही बात है। तो अज्ञानता का नाश होने पर नवीन ज्ञान प्रकट होगा। जैसे कि दूध में घी है, ये हम जानते, ठीक है, लेकिन जब हम उसे प्राप्त करेंगे तब पता चलेगा ना। जैसे शास्त्रों में नीतिकारों ने कहा है, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा सुख। आत्मा पर कितनी रिसर्च हुई, कई लोग, कई वैज्ञानिक अभी आत्मा पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ तक पता भी चले। लेकिन जैन दर्शन में आत्मा ही पर ही रिसर्च है पूरी। जैन दर्शन में आत्म तत्व पर ही रिसर्च है। मैं उन वैज्ञानिकों से कहूंगा कि आप लोग जैन दर्शन के सिद्धांतों को खोजें, तो आपको आत्म तत्व और आत्मा के गुणों के बारे में पता चलेगा। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे अज्ञानता का नाश हो। अब नियंत्रण में समाज का कल्याण, कुछ चीजों को नियंत्रण करने में कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं जिन स्थितियों को हम नियंत्रण में नहीं ला सकते। तो नियंत्रित करने के लिए भी हमें सिद्धांत का ज्ञान होना अनिवार्य है, और शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य का पता होना अनिवार्य है। फिर आती है बात नियंत्रण में सहायता, समाज कल्याण। समाज का कल्याण होता है, आप क्या फाइंडिंग देंगे शोध की, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम शोध के सैद्धांतिक उद्देश्यों को समझ पाएंगे। तो इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, और यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति का होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। जब सैद्धांतिक उद्देश्य, जो शोध का सैद्धांतिक उद्देश्य है, वह शोधार्थी को वास्तविकता का परिचय कराता है। देखो, वास्तविकता का परिचय कैसे कराएगा? जब आप अध्ययन करते चले जाएंगे तो आपके उस अध्ययन में कुछ नवीन ज्ञान जुड़ता चला जाए, और नवीन ज्ञान जुड़ने से नवीन तथ्यों की खोज होगी, नए सिद्धांतों की स्थापना होगी। तो निरंतर खोज करते रहो। लोग कहते हैं कि भारत को किसी ने खोजा है, और मैं तो ये कहता हूं
कोई भटक गया था सो भारत आ गया और उसने उसको खोज मान लिया। भारत का जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ये असीमित ज्ञान परंपरा है। समूचे विश्व में अगर समृद्धशाली कोई परंपरा ज्ञान की रही है तो वो भारतवर्ष की रही है। भारतवर्ष में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, भारतवर्ष में ज्ञान संपदा ही इसके विश्व गुरु बनने का कारण था। और आज भी जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो अपने ज्ञान की चरमता के कारण, चरमोत्कर्ष के कारण ही बनेगा। तो जो चरमोत्कर्ष है भारत की ज्ञान परंपरा का, तो उनके सिद्धांतों को हमें समझना पड़ेगा। शोध की प्रकृति ही आपके लिए बतलाएगी आपका शोध साहित्यिक है कि कौन सा है। तो इस प्रकार आज हमने शोध के सैद्धांतिक उद्देश्यों को जाना। आगे की कक्षा में हम शोध के सत्यात्मक, तथ्यात्मक और व्यवहारिक उद्देश्यों को जानेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज की कक्षा में शोध की प्रकृति, शोध के उद्देश्य और शोध के उद्देश्यों में मूलतः सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में जानकारी पर्याप्त मात्रा में आपको मिली होगी। तो आप लोग इस जानकारी को अपने सहपाठियों तक शेयर करें और जो शोध कर रहे हैं उन तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।